हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बताइए, वॉइस क्लियर है? वॉइस बताइए एक बार, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है। हाँ देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। वैलिड कनेक्शन का पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ। भूपेश, वैलिड कनेक्शन का पीडीएफ हम शेयर कर चुके हैं भाई। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया था, वहाँ पे देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप चेक कर लीजिए, मिला होगा आपको। मिला है? यदि देखिए नहीं मिला है तो मैंने अभी फिर से सेंड किया है। अभी मैंने वैलिड कनेक्शन का फिर से सेंड किया, पहले भी सेंड किया था, वहाँ से देख लीजिए। अभी इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर। टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए, अभी शेयर किया है, अभी शेयर किया, देख लीजिए।
एक बार इसको निकाल लीजिए भी, पीडीएफ जो शेयर किया उसको निकाल लीजिए। देखिए शायद इतना क्लियर नहीं आ रहा, शायद इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी। मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है अभी, मैंने स्कैन नहीं किया, किसी स्टूडेंट से मंगवाया है। ठीक है, ऐप का जो कोर्स में करवाया था मैंने। हाँ, प्रिंट में प्रॉब्लम होगा। चलो कोई नहीं, मैं इसको फिर से शेयर कर दूंगा अभी, फिर से इसको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, कैम स्कैनर से फिर से इसका फोटो लेके आपको अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, हमने ये निकाला था, देख लीजिए भी, कमेंट वगैरह बंद कर दीजिए, कमेंट बंद कर दीजिए। और देखिए आप, हमने क्या देखा था कि आपके पास क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड, आपके पास क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, ए ई कह सकते हो, डब्ल्यू कह सकते हो। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड आपके पास क्या था, थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड था। थ्रोट थिकनेस के इंटू एस होता था। के आपके पास एक कांस्टेंट था जो किसके ऊपर डिपेंड करता था, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज के ऊपर डिपेंड करता था। तो थीटा और के लिए हमने निकाला अभी। ठीक है, उससे लगा आपके पास, जब भी हमें ये नहीं पता होता कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज क्या है, जब भी आपको नहीं पता लगे कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज क्या है, तो आप हमेशा उसको 90 डिग्री मान लीजिए और के का वैल्यू आपके पास क्या 0.7 कंसिडर करके चलिए आप। ठीक है, मोस्टली केसेस में 90 डिग्री ही आपको मिलता है। ये मैंने गेट एकेडमी सिविल के टेलीग्राम ग्रुप में भेजा अभी, गेट एकेडमी सिविल के टेलीग्राम ग्रुप में भेजा, अभी स्टार्ट किया है। संदीप अभी स्टार्ट किया अभी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, उससे लग हमने एस साइज निकाला, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड निकाला, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड निकाला। अब हमारे पास क्या इफेक्टिव लेंथ बचा है, तो इफेक्टिव लेंथ आप देखिए, इफेक्टिव लेंथ एल ई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड आपके पास जो होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ देखिए आपके पास क्या होता है, एल ई, दिस इज आपके पास क्या एक्चुअल लेंथ -2 इंटू एस। तो यहाँ से देखिए एल इज द आपके पास क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड, और एस इज द आपके पास क्या साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभी, इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या होता है, एक्चुअल लेंथ -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होता है। अब यहाँ से देखिए एक्चुअल लेंथ होती क्या है, जैसे आपने क्या किया, वेल्डिंग किया अभी किसी सरफेस पे, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप वेल्डिंग किया, तो आप हमेशा देखना कभी भी वेल्डिंग हमेशा ऐसे मिलेगी आपको कि यहाँ से साइड से टेपरिंग मिलेगा, उसके बाद ये यूनिफॉर्म, और फिर से आपको क्या मिलेगा, ये टेपरिंग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास जो लेंथ था, ये आपके पास क्या वेल्डिंग का टोटल लेंथ था, एक्चुअल लेंथ था। इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जिसमें हमें क्या मिलता है, यूनिफॉर्म थ्रोट थिकनेस मिलता है, यूनिफॉर्म थ्रोट थिकनेस या यूनिफॉर्म आपके पास क्या साइज ऑफ वेल्ड मिलता है।
यहाँ से आप देखोगे कि एंड पे, जहाँ पे आपने वेल्डिंग शुरू किया और जहाँ पे एंड किया, दोनों एंड पे आपके पास यहाँ टेपरिंग पोर्शन मिलेगा। और ये जो टेपरिंग पोर्शन होता है ये माना जाता है कि एस साइज का होगा। ये भी आपके पास क्या, जितना साइज ऑफ वेल्ड होगा उतना टेपरिंग पोर्शन हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये जो लेंथ बचता है जिसमें आपके पास क्या यूनिफॉर्म साइज ऑफ वेल्ड है या यूनिफॉर्म थ्रोट थिकनेस है, उसका इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। तो ये इफेक्टिव लेंथ आपके पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड या एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस आपके पास क्या एस इस साइड से एस इस साइड से, तो 2s आपके पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा हमें क्या है, इफेक्टिव लेंथ ही दिया होता है। इफेक्टिव लेंथ आपके पास, उससे अलग दूसरा पॉइंट यदि मैं बताऊं आपको, इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या है, शुड नॉट बी आपके पास क्या है, लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 40 और आपके पास क्या 40 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या आप कह सकते हैं इनका आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लिया जाएगा इफेक्टिव लेंथ, कि जहां पे भी आप वेल्डिंग करोगे तो हम किस लेंथ में वेल्डिंग करेंगे, तो आपके पास क्या किस लेंथ में वेल्डिंग करोगे, जिस आपके पास क्या है मेंबर को आप वेल्ड कर रहे हो उसके थिकनेस का 4 टाइम कम से कम वेल्डिंग करेंगे। या फिर आपके पास क्या 40 mm। फॉर एग्जांपल मैं 2 प्लेट को जोड़ रहा हूँ, 2 एलिमेंट को मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे आपके पास मैं जोड़ रहा हूँ, एक ये एलिमेंट है, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट, इनको जोड़ रहा हूँ। ये प्लेट भी आपके पास क्या 8 mm है और ये भी आपके पास क्या 8 mm, दोनों का 8 mm आपके पास क्या है थिकनेस है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये वेल्ड कर दिया, ये वेल्ड कर दिया। ऊपर से यदि आप इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई दे जाएगा, उनका विड्थ दिखाई दे जाएगा, दिस इज, ये टॉप व्यू में क्या दिखाई दे जाएगा, विड्थ दिखाई दे जाएगा। अब वेल्डिंग कहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप वेल्डिंग करोगे वो कम से कम कितना वेल्डिंग करोगे, कम से कम 40 या 40 mm तो कम से कम आप वेल्डिंग करोगे, इससे कम आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या, ये कोड का रिकमेंडेशन है। यदि 8 mm का है तो मैं कितना वेल्डिंग करूंगा, 8 चौके 32 mm, 32 और 40 में से मैक्सिमम आपके पास क्या होगा 40 mm होगा। तो यहाँ पे मैं कम से कम 40 mm का आपके पास क्या है, 40 mm की लेंथ पे आपके पास क्या करूंगा, वेल्डिंग करूंगा, ताकि मेरा आपके पास वेल्ड क्या रहे, इफेक्टिव रहे आपके पास, कोड ये कहता है। उससे अलग यदि आप पॉइंट देखोगे, इफेक्टिव लेंथ आपने देखा, उससे अलग मैं यदि पॉइंट बताऊं यहीं पे, पॉइंट ये है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको हमेशा इफेक्टिव लेंथ दिया होता है। जैसे आपको ये बोला कि एक आपके पास क्या मेंबर है और ये आपके पास क्या एक दूसरा मेंबर है, दोनों को आपस में आपने जोड़ा है और ये आपने क्या किया, वेल्डिंग किया, अभी ये वेल्डिंग किया, दिस इज आपके पास क्या वेल्डिंग, ये वेल्डिंग किया। तो आपको ये दिखाया गया कि ये डायमेंशन कितना है, ओवरलैपिंग, इस प्लेट को इस प्लेट पे कितना ओवरलैप किया, मैंने बोला 100 mm ओवरलैप किया और इसका विड्थ कितना है 50 mm है। मुझे इस तरह से वेल्डिंग दिखाया गया, तो वेल्डिंग दिखाया गया तो आपके पास क्या, ये आपके पास क्या जो वेल्डिंग दिखाई गई, ये वेल्डिंग का इफेक्टिव लेंथ दिखाया गया। सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग जहां पे भी आपको दिखाया जाएगा वहां पे इफेक्टिव लेंथ ही दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये इसको क्या मानूंगा, एक्चुअल लेंथ मान के इसमें से माइनस क्या करूंगा 2s करूंगा तभी मेरा क्या आएगा, इफेक्टिव लेंथ आएगा, ऐसा नहीं। हमेशा आपको इफेक्टिव लेंथ ही दिया होगा। ये 100 mm, इस साइड भी कितना किया 100 mm इफेक्टिव लेंथ आपके पास, और इस साइड आपके पास क्या है जितना इसका विड्थ है मतलब 50 mm, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाए 100, 200 और 50, 250 mm आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा इफेक्टिव लेंथ ही दिखाया जाता है, एक्चुअल लेंथ कभी भी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इफेक्टिव लेंथ था। और इफेक्टिव लेंथ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 40 और 40 mm से कम वैल्यू नहीं होगा, इसका आपके पास क्या हमेशा मैक्सिमम ही लिया जाएगा। तो एग्जामिनर देखिए आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन बोलता है। जैसे मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपसे चीजें पूछ लूंगा। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं इस पे आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ। अभी हमने क्या सब कुछ निकाल लिया, तो ये आपके पास क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन आपके पास क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ हो फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड का डिजाइन स्ट्रेंथ आपने निकाला, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आपके पास Fs इंटू इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव लेंथ निकाल दिया था, इफेक्टिव एरिया क्या आएगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू आपके पास क्या है इफेक्टिव लेंथ, ये इफेक्टिव एरिया होता है। तो ये आपके पास Fs परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, ए आपके पास क्या इफेक्टिव एरिया है। ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर आपको, Fs का वैल्यू वो खुद दे सकता है कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है 200 MPa है, तो जितना वो वैल्यू देगा उसी को हमें कंसिडर करना है। यदि वैल्यू नहीं दिया होता तो हम ये निकाल लेते हैं, F ऑफ यू क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है,
हमें क्या निकालना, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। दिस इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय √3 किया तो क्या है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपके पास डिवाइड किया, दिस इज परमिसिबल शियर स्ट्रेस, एफएस का वैल्यू आया। ए आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, थ्रोट थिकनेस आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का, किसका, वेल्ड का आपके पास। गामा एमडब्ल्यू आपके पास क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड मटेरियल होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वेल्ड मटेरियल के लिए आपके पास क्या 1.25 लेंगे एंड 1 पॉइंट आपके पास क्या 5 लेंगे। ये किसके लिए होता है, फॉर आपके पास सोप वेल्डिंग के लिए होता है, फॉर सोप वेल्डिंग के लिए। और ये आपके पास किसके लिए होगा, फॉर फील्ड वेल्डिंग। ये आपके पास यदि आपने वेल्डिंग कहाँ पे किया है, फील्ड में किया है। यदि एग्जामिनर आपको ये नहीं देता है कि वेल्डिंग आपने फील्ड में किया है या सोप में किया है, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि वेल्डिंग हमने सोप में किया है, तो हम हमेशा क्या है 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेकर चलते हैं। हाँ, यदि एग्जामिनर आपको बोल के दे रहा वहाँ पे कि हमने वेल्डिंग कहाँ पे किया है, फील्ड में किया है, तो उस केस में आपके पास क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम 1.5 का ही लेंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो ये देखिए, ये निकाला अभी मैंने। अभी देखिए क्वेश्चन आपके पास, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, कल एक स्टूडेंट का ये आपके पास क्वेश्चन था कि सर आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ का मतलब आपके पास क्या है, पर यूनिट लेंथ का मतलब ये हुआ इस लेंथ को आप क्या मान चुके हो, 1 यूनिट मान चुके हो। यदि इसको आपने 1 यूनिट माना तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हो जाएगा। दिस इज द आपके पास क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट आपके पास क्या, लेंथ आपके पास, यूनिट लेंथ का आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रेंथ होगा आपके पास। मतलब 1 यूनिट लेंथ का इतना स्ट्रेंथ होगा। जैसे आपके पास क्या है, ये 1 यूनिट लेंथ का वेल्ड है और टोटल लेंथ आपके पास वेल्ड का कितना बोल दिया मैंने, 100 mm बोल दिया, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इस वेल्ड का, 100 टाइम हो जाएगा। ये 1 यूनिट का आपके पास 1 mm का स्ट्रेंथ था या 1 यूनिट का स्ट्रेंथ था, तो 100 यूनिट का स्ट्रेंथ आपके पास क्या हो जाएगा, 100 टाइम हो जाएगा। तो ये पर यूनिट आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। इज इट क्लियर, किया हो कभी, नोट मैंने करके दिखाया है। जैसे देखिए नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। अभी देखिए भी अविनाश, यस वेल्ड में एवरी टाइम पर नहीं भी वो पूछा जाता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पर यूनिट आपके पास लेंथ वेल्ड का स्ट्रेंथ बताइए। इसका मतलब लेंथ उसने कितना दे दिया, 1 यूनिट का लेंथ दे दिया। तो अब आपको क्या निकालना है, थ्रोट थिकनेस और परमिसिबल स्ट्रेस चाहिए उस वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए। किसी तरह से पूछ सकता है, पर यूनिट भी पूछ सकता है। इज इट क्लियर, क्लियर है। नोट आपने किया अभी पहले ही, नोट आपने किया है। अच्छा, बिट्टा एल जे लॉन्ग जॉइंटेड वेल्ड का, अच्छा लॉन्ग वेल्डेड, ठीक है, ये ले लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड आपके पास, लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट। लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट का आपके पास मतलब क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है। जैसे आपके पास क्या है, ये मेंबर है, ये एक मेंबर है, या इस तरह से आपके पास क्या है, ये आपका कोई मेंबर है, अभी ये मेंबर, इसको आपने जोड़ा है,
या आपने किसी गजट प्लेट से जोड़ दिया इसको, ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये वेल्डिंग किया, ये वेल्डिंग किया, दिस इज आपके पास क्या वेल्डिंग। ये आपके पास क्या होता है, दिस इज, इसको हम एलजे बोलते हैं। एलजे आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ जॉइंट। एलजे मतलब लेंथ ऑफ जॉइंट, मतलब वो लेंथ जिस पे हमने वेल्डिंग किया। एलजे इज द लेंथ ऑफ जॉइंट। ए जॉइंट इज सेड टू बी लॉन्ग वेल्डेड। ए वेल्डेड जॉइंट, a welded joint is said to be long joint। long joint, एक welded joint को long joint बोला जाएगा जब लेंथ ऑफ जॉइंट किससे 150 टी से ज़्यादा हो जाए। टी आपके पास यहाँ पे क्या है, थ्रोट थिकनेस। अभी थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। तो जब आपके पास क्या लेंथ ऑफ जॉइंट 150 टी से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपके पास क्या है, एक रिडक्शन फैक्टर का यूज किया जाएगा। रिडक्शन फैक्टर का आपके पास यूज किया जाएगा। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ आपके पास क्या है, वी डी आपके पास डब्ल्यू। लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट का डिजाइन स्ट्रेंथ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एफ ऑफ यू बाय √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू आपके पास क्या टी टी इंटू एल ई इंटू आपके पास क्या बीटा एल जे आएगा, रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट। जैसे ही लेंथ ऑफ जॉइंट आपके पास 150 टी से ज़्यादा हो जाए, देखिए ये आपने जो लोड अप्लाई किया P, या दूसरे केस में आप कह सकते हैं ये लोड आपके पास जो P है। तो सबसे पहले लोड आपके पास कहाँ से, लोड के कारण सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ पे आएगा वेल्ड में, सबसे पहले इस साइड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इस साइड से यहाँ पे आएगा। इस तरह से लोड का ट्रांसफर होगा। और मैं सबसे आपके पास लास्ट में स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में लोड कहाँ पहुँचेगा, सेंट्रल पॉइंट पे पहुँचेगा। तो आपके पास क्या है, आउटर पे आपके पास जो वेल्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इनर का वेल्ड आपके पास क्या कम स्ट्रेस होता है। इसलिए आपके पास क्या जैसे जैसे लेंथ ऑफ जॉइंट बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेस का आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस तरह से आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। दिस इज मतलब आपके पास क्या आउटर पे आपके पास इन पॉइंट पे स्ट्रेस क्या है ज़्यादा है, और ये आपके पास सेंटर की तरफ जाओगे स्ट्रेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपके पास ये इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हम कहाँ पे आपके पास ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं जब लेंथ ऑफ जॉइंट हमारा 150 टी से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा वेल्ड में अलोंग द लेंथ ऑफ वेल्ड। तो उस केस में आप क्या कीजिए, एक रिडक्शन फैक्टर हम यूज कर लेते हैं। तो बीटा एल जे आपके पास क्या है, रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट वैल्यू होता है 1.2 माइनस का 0.2 एल जे डिवाइड बाय आपके पास क्या 150 टी भी आपके पास ये वैल्यू होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए एल जे का वैल्यू 150 टी रखोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1.2 माइनस 0.2 आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और ये जो बीटा एल जे का वैल्यू है शुड नोट भी आपके पास क्या है, शुड नोट बी मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होगा भी। इसका मतलब आप कह सकते हो जब आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट 150 टी से कम है या उसके बराबर है तो वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन हम 1 से ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे। ये लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट के केस में डिजाइन स्ट्रेंथ होता है क्योंकि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाता है, नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। ठीक है, क्लियर अभी, इज इट क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे, यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड जॉइंट हमारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, फर्दर आप देखिए नेक्स्ट। देखिए आपका मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया उसी में 2-3 कॉन्सेप्ट बता दूंगा। क्वेश्चन ये आपके पास क्या है, टू आपके पास क्या है, टू प्लेट, सिंपली मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे टू आपके पास जो प्लेट है, टू प्लेट आर ज्वाइंट बाय किसके द्वारा, फिलेट वेल्ड, फिलेट
फिलेट वेल्ड, ठीक है। टू प्लेट क्वेश्चन, टू प्लेट, ये देख लीजिए क्वेश्चन, आर ज्वाइन बाय फिलेट वेल्ड, ठीक है। दो प्लेट को मैंने फिलेट वेल्ड से जोड़ा, अभी ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, दूसरा ये मैंने क्या फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने फिलेट ये वेल्डिंग किया, सेम यहाँ पे मैंने वेल्डिंग किया। मैंने बोल दिया कि इसका थिकनेस 16 mm है और इसका थिकनेस 8 mm भी, दो को मैंने जोड़ा। अब इसमें मैं कुछ भी और भी क्वेश्चन बोल सकता हूँ। व्हाट इज आपके पास क्या, व्हाट इज डिजाइन स्ट्रेंथ, व्हाट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ऑफ फिलेट वेल्ड, इफ आपके पास क्या, इफ मिनिमम साइज, if minimum size of weld, if minimum size of weld is provided, the minimum size of weld आपको क्या करना, प्रोवाइड करना, provided and provide provide minimum इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। जैसे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन बोल दिया अभी आपको कि इफेक्टिव, कि आपके पास क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बताइए, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बताइए, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या है कि साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एंड प्रोवाइड इफेक्टिव लेंथ भी आपके पास क्या, कम से कम इफेक्टिव लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये निकालने के लिए आपको एफ ऑफ यू जब भी हमें नहीं गिवन होता तो हम एफ ऑफ यू हमेशा 410 ही लेके चलेंगे। गामा एम डब्ल्यू, यहाँ नहीं बताया गया है कि फील्ड में वेल्डिंग कर रहे हो या आपके पास शॉप में, 1.25 ले लीजिए, ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। टीटी निकालिए, टीटी के लिए क्या करना पड़ेगा, के इंटू एस, एस क्या बोल रहा है, एस साइज कितना होना चाहिए, एस मिनिमम साइज लीजिए। मिनिमम साइज किसके ऊपर वेल्ड का डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे। यहाँ थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट क्या 16 mm है, 16 mm की थिक प्लेट के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना दूंगा मैं, 5 mm का दूंगा, देख लीजिए। तो यहाँ से मेरा थ्रोट थिकनेस आ जाएगा, के का वैल्यू क्या है 0.7 इंटू 5, 3.5 mm क्या आ गया, थ्रोट थिकनेस आ गया। इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या कहता है, मिनिमम आपके पास क्या इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास क्या, शुड नॉट बी लेस देन किससे, 4T और आपके पास क्या है 40 mm, इसे तो कम आप दोगे ही नहीं। और T आपके पास किसका होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आपके पास जो वेल्ड की आप प्रोवाइड करोगे, टोटल इफेक्टिव लेंथ, वो कह रहा है कि आपके पास मिनिमम इफेक्टिव लेंथ प्रोवाइड कीजिए। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, कम से कम हम इतना इफेक्टिव लेंथ कम से कम देते हैं। तो 4T, T किसका, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का, 8 mm, 8 चौक 32, शुड नॉट बी लेस देन 32 mm और 40 mm, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब आप इफेक्टिव लेंथ क्या लोगे, इफेक्टिव लेंथ 40 mm ले लो, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। तो जैसे ही आपके पास क्या इफेक्टिव लेंथ आया, पूरा डाटा आ चुका है, ठीक है, एफ ऑफ यू आ चुका आपके पास, लिख दिया मैंने, एफ ऑफ यू का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। गामा एम डब्ल्यू निकाला मैंने, टीटी निकाला, एलई निकाला, दिस इज थ्रोट थिकनेस, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, कोई भी डाटा मैंने आपको नहीं दिया गया था, न तो मैंने आपको थ्रोट थिकनेस बताया था, न मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा वो बताया है। सिर्फ मैंने आपको कुछ बेसिक हिंट दिए हैं कि मैंने बोला कि साइज ऑफ वेल्ड क्या लेना है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेना है। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपको पता होना चाहिए, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। उससे अलग मैंने आपको बोल दिया कि इफेक्टिव आपके पास जो लेंथ होगा वो मिनिमम इफेक्टिव लेंथ तो कम से कम आप दीजिए, और कम से कम मिनिमम इफेक्टिव लेंथ कितना देते हैं हम, 40 और 40 mm, इनमें से मैक्सिमम तो हम कम से कम देते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ भी हमने क्या दी, हमें इन रिजल्ट का पता है, इन वैल्यू का पता है, तभी हम इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं। उससे अलग गामा एम डब्ल्यू, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया, फील्ड में किया है या आपके पास क्या शॉप में किया, तो मैंने क्या मान लिया, शॉप में किया, शॉप में मानूंगा मैं। उससे अलग आपके पास क्या एफ यू, आपके पास क्या 410 माना जाता है। और ये आपके पास ऐसा नहीं है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ आपको बताया तो है।
साइज ऑफ वेल्ड बता दिया उसने, इफेक्टिव लेंथ बता दिया, सब कुछ बता तो दिया। हाँ, डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्ट वे में बताया। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, जो भी वैल्यू राहुल पटेल 26.511 तो आपका चलो ठीक आ जाएगा, लेकिन इसका यूनिट क्या कर रहे हो आप? किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर कैसे आएगा? किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर तो क्या स्ट्रेस का यूनिट होता है, ये तो क्या है, लोड है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इतना लोड ले सकता है वेल्ड। तो यूनिट किस में आएगा? किलोन्यूटन में आएगा। गलत अभी, यूनिट विल बी इन किलोन्यूटन। हाँ हाँ, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए जो टेबल दिया गया उसको याद रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए जो दो वैल्यू बताया है उनको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उनको आपको। उसको बिना याद रखे आप नहीं कर सकते भी क्वेश्चन। राहुल पटेल, भाई किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी नहीं आएगा, किलो न्यूटन ही आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपका एंड हुआ अभी यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा, बाकी इसमें क्वेश्चन किए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन किए गए, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी चलो, उससे लगा आपके पास एक दो पॉइंट और देख लीजिए। भी पॉइंट क्या, जैसे आपके पास क्या है स्लॉट वेल्डिंग, या एक आपके पास क्या ओवरलैप लेंथ, ओवरलैप सॉरी एक बार देखिए, भी मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। सॉरी एक बार हमने क्या लिया है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड आपके पास क्या बताया था मैंने? सॉरी इस साइड देखिए, भी थोड़ा गलती कर दिया हमने, देखिए उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। भी क्या गलती किया है अभी मुझे ध्यान में आ रहा है। इफेक्टिव लेंथ मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव लेंथ क्या बताया है? सॉरी थोड़ा गलती है भाई, यहाँ पे करेक्शन है, इसको करेक्ट करेंगे हम। क्या गलती किया देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या लिखा था? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड लिखा था कि एक्चुअल लेंथ -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, और इफेक्टिव लेंथ होता है, शुड नोट भी आपके पास क्या है, लेस देन, शुड नोट भी लेस देन 4s होता है, सॉरी 4s होता है। ये जो आपके पास जो मैंने डाटा बताया था ना, ओवरलैप लेंथ होता है। ये ओवरलैप लेंथ जो होता है, ओवरलैप लेंथ होता है, शुड नॉट बी लेस देन 40, और आपके पास क्या 40 mm, ये ओवरलैप लेंथ होता है अभी मैक्सिमम। सॉरी थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, भी थोड़ा हाँ करेक्ट कर लीजिए। इफेक्टिव लेंथ आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 4s होता है, 4s होता है, सॉरी वो आ गया था मेरे ध्यान में। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ये होता है, शुड नॉट बी लेस देन 4s, 4s से कम नहीं होगा, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। ये ओवरलैप लेंथ के बारे में बता दिया मैंने आपको। अभी देखिए क्वेश्चन पे आप जाओगे, उसी क्वेश्चन पे जाओगे तो उस क्वेश्चन में आपके पास इफेक्टिव लेंथ क्या, शुड नॉट बी लेस देन 4s, और s हमारे पास क्या था वहां पे, s आपके पास क्या 5 था, तो 20 mm से आपके पास कम नहीं होगा। तो वहां पे जो इफेक्टिव लेंथ आप लोगे वो सॉरी 20 mm लोगे, भी 40 नहीं लोगे। तो उस केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आया था एफ ऑफ यू 410 डिवाइड बाय √3 गामा एम डब्ल्यू 1.25, थ्रोट थिकनेस कितना आया था 3.5, इफेक्टिव लेंथ वहाँ सॉरी 20 लोगे भी आप, इंटू 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये VDW किलो न्यूटन में आ जाए। ये थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, भी करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, भी यहाँ से गलती हुआ अभी थोड़ा। ठीक है, ये ओवरलैप लेंथ होता है, सॉरी इफेक्टिव लेंथ तो क्या 4s से कम नहीं होना चाहिए, 4s से कम नहीं होना चाहिए, दिस इज, इसको करेक्ट कर लीजिए।
ये होता ओवरलैप लेंथ। ठीक है, समझ पा रहे हो कहां पे गलती हुआ? एल डब्ल्यू और एल ई सेम मतलब ही। एल डब्ल्यू क्या है? लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। एल डब्ल्यू ले लीजिए, एल ई ले लीजिए, लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, एल डब्ल्यू ले लीजिए। ठीक है, उसमें कोई भी वो नहीं भी, साइन में कोई भी आपके पास ज़्यादा चेंज नहीं। हाँ, ये वैल्यू आ जाएगा राहुल पटेल। ठीक है भाई, तो इफेक्टिव लेंथ 4s से कम नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप लेंथ होता है। सॉरी, ओवरलैप लेंथ। ओवरलैप लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या होता है? ये होता है। मतलब देखिए क्या होता है ओवरलैप लेंथ। क्या होता है ओवरलैप लेंथ? मतलब जैसे आपके पास क्या, एक ये मेंबर है, इसके ऊपर आपने क्या, ये दूसरा प्लेट रखा, इसके आपने क्या करवाया? ओवरलैपिंग करवाया। या आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे कि ये मेरा एक मेंबर था, ये मेंबर था भाई, इसके ऊपर हमने ये ओवरलैपिंग किया और ये हमने क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया। तो ये लेंथ कहलाती है ओवरलैपिंग लेंथ। दिस इज ओवरलैप लेंथ। ओवरलैप लेंथ कि एक प्लेट पे दूसरी प्लेट को कितना ओवरलैपिंग करवाओगे, तो वो ओवरलैपिंग ये होता है अभी 40 और 40 mm, विच एवर इज आपके पास क्या मैक्सिमम, इसको ओवरलैप लेंथ बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए स्लॉट वेल्ड। स्लॉट वेल्डिंग। स्लॉट वेल्डिंग आपके पास क्या होती है? स्लॉट का मतलब ये आपके पास देख क्या होता है? व्हेन आपके पास क्या है? स्लॉट वेल्डिंग आपके पास क्या होता है? स्लॉट वेल्डिंग व्हेन ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, व्हेन ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, व्हेन ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड। जब आपका ओवरलैप लेंथ आपके पास क्या है? लिमिटेड है। ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड एंड लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, जितनी आपको लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज मोर देन अवेलेबल लेंथ ऑफ वेल्ड, अवेलेबल लेंथ ऑफ वेल्ड, then slot welding is provided, then slot welding is provided। देखिए भी क्या होता है स्लॉट वेल्डिंग, देन स्लॉट वेल्डिंग इज प्रोवाइडेड। LW लिखा कोई इश्यू नहीं भी, LW रख लीजिए, जो लिखा है LW रख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए व्हेन ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, ओवरलैप लेंथ लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड मतलब मैंने ये बोला कि आपके पास देखिए, यदि यहीं से मैं आपको समझाऊं चीज़ें, देखिए मैंने ये बोला कि इसके ऊपर आपके पास क्या है? इसके ऊपर लोड लग रहा है कोई भी 200 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, 200 किलोमीटर तक आपके पास क्या लोड लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है। उस केस में आपके पास क्या है? 200 कोई भी आपके पास क्या लोड लग रहा है। और ये जो ओवरलैप लेंथ है, ओवरलैप लेंथ मैंने बोल दिया, दिस इज आपके पास, मैंने बोला कि ओवरलैप लेंथ आपका 100 mm, 100 mm से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। और इस प्लेट का विड्थ आपके पास मैंने क्या बोल दिया? दिस इज 50 mm बोल दी विड्थ है। तो लेंथ ऑफ अवेलेबल लेंथ ऑफ वेल्डिंग कितना है? यदि इसका लेंथ आपके पास 50 mm, सॉरी विड्थ 50 mm है, ओवरलैप लेंथ 100 mm है, तो वेल्ड मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? 100 mm यहाँ कर सकता हूँ, 100 यहाँ और 50 यहाँ। तो लेंथ, कितनी लेंथ पे वेल्डिंग कर सकता हूँ? 250 mm पे वेल्डिंग कर सकता हूँ। 250 mm की लेंथ पे क्या कर सकता हूँ? वेल्डिंग कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास क्या है? इस लोड को रजिस्ट करने के लिए, 200 किलोमीटर लोड को रजिस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 350 mm की लेंथ का आपके पास वेल्ड चाहिए। कि आपके पास क्या है? 200 किलोमीटर लोड को रजिस्ट करवाने के लिए मुझे कम से कम जो लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए वो आपके पास क्या? 350 mm की लेंथ की आपके पास क्या वेल्ड चाहिए। लेकिन हम क्या, हमारे पास अवेलेबल सिर्फ कितना ही है? हमारे पास क्या 250 mm का ही लेंथ अवेलेबल है जिस पे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप स्लॉट वेल्डिंग प्रोवाइड करते हो। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, व्हेन ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, ओवरलैप लेंथ लिमिट कर दी कि 100 mm से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। ओवरलैप लेंथ लिमिटेड एंड लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड ये कितना है? ये रिक्वायर्ड है। लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज मोर देन, किससे? अवेलेबल लेंथ से। कितना लेंथ अवेलेबल है? 250 है। उस केस में स्लॉट वेल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है।
मतलब आपके पास क्या, जब ओवरलैप लेंथ लिमिट कर दिया कि इतना ही ओवरलैपिंग कर सकते हो, उस केस में आपके पास क्या, जो अवेलेबल आपका लेंथ होता है जिसके ऊपर आप वेल्डिंग कर सकते हो, वो अवेलेबल लेंथ कम है किससे, रिक्वायर्ड लेंथ से। तो उस केस में हम किस पे जाते हैं, स्लॉट वेल्डिंग पे जाते हैं। तो स्लॉट वेल्डिंग में आपके पास देखिए क्या किया जाता है। अभी स्लॉट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, स्लॉट वेल्डिंग के बारे में देख लीजिए। स्लॉट वेल्डिंग में देखिए आप क्या करोगे, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यदि फिर से लेके चलूँ, जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास, सो इस केस में आपके पास क्या था, जैसे मैंने माना कि ये कितना था, समझाने के लिए कह रहा हूँ, भी सिर्फ 50 mm था। ओवरलैप लेंथ कितना लिमिटेड था, ओवरलैप लेंथ कितना था, 100 mm था। तो आप कहाँ पे वेल्डिंग कर सकते थे, 100 mm यहाँ कर सकते थे, 100 mm यहाँ कर सकते थे, उससे अलग 50 mm यहाँ कर सकते थे, ये कर सकते थे। तो अवेलेबल एल आपके पास क्या है, अवेलेबल कितना था 250, एल रिक्वायर्ड कितना है, चाहिए कितना है 350। तो क्या करोगे, इस केस में हम स्लॉट वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। स्लॉट का मतलब मैंने क्या किया, स्लॉट देखिए, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, इसमें स्लॉट बनाया, इसको कट कर लीजिए, कट करके आपके पास क्या है, इस तरह से ये एक स्लॉट बनाया। सेम आपके पास क्या है, इस तरह से मैंने कोई दूसरा स्लॉट बनाया, ये मैंने स्लॉट बना दी। तो ये आपके पास क्या वेल्डिंग था। अब देखिए, अब आपके पास मैं वेल्डिंग कहाँ कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ भी वेल्डिंग कर सकता हूँ, ये वेल्डिंग कर सकता हूँ, ये भी आपके पास वेल्डिंग कर सकता हूँ, दिस इज आपके पास। तो ये बताइए अब लेंथ ऑफ वेल्डिंग कितना बढ़ा, यदि आपके पास इस स्लॉट का, ये जो स्लॉट है, स्लॉट का लेंथ मैंने कितना बताया, मैंने बताया कि स्लॉट का लेंथ आपके पास कोई भी एक्स लेंथ है, तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग कितने से बढ़ गया, यहाँ पे आपने वेल्डिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्डिंग बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा और ये बढ़ा, ये वेल्डिंग इंक्रीज नहीं हुआ। ये वेल्डिंग आपके पास पहले यहाँ की बजाय कहाँ होता था, यहाँ होता था, लेकिन अब इसको आपने कहाँ पे, यहाँ पे कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये लेंथ बढ़ नहीं रहा है, ये पहले भी था, होता था, यहाँ होता था। बढ़ा हुआ कौन सा लेंथ है, ये लेंथ बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड किससे बढ़ गया, 4 × x से बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो लेंथ आपके पास क्या बढ़ के कितना हो जाएगा, 350 या 350 से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम स्लॉट वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये जो स्लॉट वेल्डिंग होता है, ये होता है विड्थ ऑफ स्लॉट, W आपके पास, ये होता है W आपके पास क्या होता है, विड्थ ऑफ स्लॉट होता है, कि एक स्लॉट किस विड्थ का प्रोवाइड करते हैं। शुड नॉट बी लेस देन आपके पास क्या 3T और आपके पास क्या 25 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए भी, विच एवरेज आपके पास क्या मैक्सिमम। विड्थ ऑफ स्लॉट आपके पास कम से कम इतना होना चाहिए। और टी आपके पास किस प्लेट की थिकनेस है, उस प्लेट का थिकनेस है जिसमें आपने क्या किया है, स्लॉट प्रोवाइड किया है। स्लॉट आपके पास क्या है, चाहे आपने थिनर में प्रोवाइड किया है, चाहे थिकर में प्रोवाइड किया है, जिस भी आपके पास प्लेट में आपने स्लॉट प्रोवाइड किए हैं, उसी प्लेट का आपके पास क्या आएगा, थिकनेस आएगा। उसी प्लेट का क्या आता है, थिकनेस आता है, उसी प्लेट का आपके पास क्या थिकनेस आता है। अभी इज इट क्लियर, अब समझ में। अब इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो चुका है, इफेक्टिव लेंथ 4x से बढ़ चुका है, पहले कितना था 250 था, अब 4x से और बढ़ गया आपके पास। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम स्लॉट हमेशा इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, स्लॉट हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि आपके पास क्या, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड के आपका स्लॉट क्या रहे, सिमेट्रिकल रहे। यदि आपको 2 स्लॉट प्रोवाइड करना है तो 2 स्लॉट मैं इस तरह से दूंगा। यदि आपको एक ही स्लॉट प्रोवाइड करना होता तो वो एक स्लॉट आप कहाँ पे देते, यदि आपको एक ही स्लॉट देना होता तो वो एक स्लॉट आप कहाँ देते, इस तरह से एक स्लॉट देते हुए, यहाँ पे आप एक स्लॉट दे देते, ताकि स्लॉट आपके पास क्या रहे, सिमेट्रिकल रहे। स्लॉट यदि आपके पास क्या सिमेट्रिकल होगा लोडिंग एक्सिस के, तो वेल्ड में आपके पास क्या जाएगा, वेल्ड में आपके पास क्या है, लोड का इफेक्ट भी क्या जाएगा, यूनिफॉर्म लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब असेंट्रिसिटी का कोई भी आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा। या मैं कह सकता हूं सीजी ऑफ वेल्ड ग्रुप किससे कंसाइड कर जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड के साथ कंसाइड कर जाएगा, यदि आपने सिमेट्रिकल स्लॉट प्रोवाइड किया तो। यदि आप स्लॉट अनसिमेट्रिकल प्रोवाइड करते हो
तो उस केस में आपके पास क्या है कि जो CG ऑफ वेल्ड ग्रुप होगा वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड से कंसाइड नहीं करेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट आएगा। और वेल्ड में आपके पास क्या डायरेक्ट लोड से के एडिशन में क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। वो मोमेंट आपके बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट हो सकता है, और डिपेंड करेगा आपके पास। इज इट क्लियर? क्या है क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ पा रहे क्या? इज इट क्लियर? स्लॉट वेल्डिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जब आपका ओवरलैप लेंथ लिमिटेड है और अवेलेबल लेंथ कम है किससे, रिक्वायर्ड से, तो उस केस में स्लॉट। स्लॉट का मतलब आपके पास क्या है, स्लॉट का मतलब क्या है, स्लॉट का मतलब समझ गए हो क्या आप? समझ पा रहे हो क्या अभी? समझाऊं या समझ गए? बताइए। समझ पा रहे हो? स्लॉट का मतलब, स्लॉट का मतलब होता प्लेट को काट दिया, प्लेट को आपने काट दिया। देखिए पहले वेल्डिंग कहाँ कर सकते थे, सिर्फ यहाँ कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। अब आपने यहाँ पे एक स्लॉट प्रोवाइड किया। स्लॉट मतलब इस तरह से भी, स्लॉट मतलब इस तरह से, यह आपने एक स्लॉट प्रोवाइड कर दी। मतलब ये प्लेट था, अब इसे मैंने क्या कर दिया, ये स्लॉट दे दिया, ये स्लॉट दे दिया। तो पहले वेल्डिंग सिर्फ कहाँ कर सकता था, पहले वेल्डिंग सिर्फ यहाँ कर सकता था, यहाँ कर सकता था। अब मैं वेल्डिंग कहाँ कर सकता हूँ, अब मैं वेल्डिंग यहाँ भी कर सकता हूँ। ये दिस इज आपके पास क्या कहलाएगा, स्लॉट कहलाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, जब एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना होता है, जब एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना होता है, जब हमें एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना होगा, उस लेंथ को हम बोलते हैं। सो ये कंप्लीट होता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन, एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन का मतलब क्या है? एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन का मतलब आपके पास क्या है कि अब की बार लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड CG ऑफ वेल्ड ग्रुप के साथ कंसाइड नहीं कर रहा। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एंड रिटर्न। एंड रिटर्न देखिए ये परकलब प्रकाश, एंड रिटर्न आपके पास भी क्या बताऊं इसके बारे में आपको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गेट एग्जाम वगैरह में नहीं पूछते, थ्योरेटिकल आपके पास क्या क्वेश्चन बनता है, ES एग्जाम पूछ लेते हैं। वैसे बताने को तो ये जो आपको नोट्स दिया गया है इनमें तो बहुत सी चीज़ें बताई गई, ठीक है। एंड रिटर्न भी बताया गया है, उससे लगा आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट वेल्ड भी बताए गए हैं, प्लग वेल्डिंग में बताया गया, और भी बहुत कुछ बताया गया। लेकिन इतना आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई गेट के लिए। गेट के लिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसी को हम लेके चल रहे हैं। एंड रिटर्न आपके पास एग्जाम में आए तो याद रख लीजिए 2S होता है। एंड रिटर्न जो प्रोवाइड किया जाता है वो 2S का एंड रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। उससे लगा आप देखिए एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन आपके पास क्या है, दो टाइप के एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन होता है। जैसे कि बोल्टेड कनेक्शन था वैसे ही आपके पास क्या वेल्डेड कनेक्शन भी है। तो बोल्टेड कनेक्शन के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट थे, दोनों के बेस्ड पे आपके पास क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता था। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे तो एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन में इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट है वो सेकेंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन टाइप 2 आपके पास, कि जिस केस में वेल्ड में आपके पास क्या आ रहा है कि वेल्ड के अंदर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्लस आपके पास बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों का इफेक्ट आ रहा है। मतलब आपके पास क्या डायरेक्ट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन टाइप 2 को मैं सीधा ही रीड कर रहा हूँ, टाइप 2, टाइप 1 को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे।
टाइप 2 मतलब आपके पास क्या है, वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू, इसमें आपके पास क्या आएगा, वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू, वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू आपके पास क्या है, डायरेक्ट लोड एंड आपके पास क्या, बेंडिंग मोमेंट। ये कैसा आएगा, बोल्ट एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का जो हमने टाइप 2 किया था वो आपके पास क्या, वहां पे आपने बोल्ट लगाया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यू क्या होते हैं, तो वन बाय वन देखिए, तीनों व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन, एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन में आपके पास पहला व्यू आपके पास क्या था, ये था, दिस इज आपके पास, ये एक आई सेक्शन दिखाया था हमने, ये एक आई सेक्शन दिखाया था, ये आई सेक्शन का फ्लेंज था, ये आई सेक्शन का फ्लेंज था, ये फ्लेंज। इसके साथ हमने क्या किया, मैंने एक ब्रेकेट को एक प्लेट को जोड़ा, जैसे ये मेरा एक ब्रेकेट है, एक प्लेट, ये इसको मैंने जोड़ दिया, और वेल्डिंग कहाँ किया मैंने, ये वेल्डिंग कर दी, ये वेल्डिंग कर दी। और लोड कहाँ पे लग रहा है, ये लोड लग रहा है P, और लोड किस पे है, एसेंट्रिसिटी पे। इसका यदि टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में आपको ये दिखाई देगा, दिस इज आपके पास, टॉप व्यू में आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो टॉप व्यू में देखिए आपको क्या दिखाई देगा, ये एक आपके पास क्या है, दिस इज, ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन है, और ये आपके पास क्या, प्लेट आपके पास, ब्रेकेट, ब्रेकेट मतलब स्मॉल पीस ऑफ प्लेट है, इसका कोई टी थिकनेस है। यदि आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप से आपको सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, ये आपके पास क्या है, ब्रेकेट है, और ये वेल्डिंग, ये आपको ये वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, इस साइड ये वेल्डिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बैक साइड भी वेल्डिंग किया हुआ, वो वेल्डिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप ऊपर से देख सकते हो उस वेल्डिंग को। ये जैसे मैंने बोला, दिस इज आपके पास, ये साइड व्यू बोल दिया मैंने इसको, इसको आपके पास क्या, टॉप व्यू बोल दिया। यहाँ से यदि मैं आपको दिखाऊंगा, एक व्यू और बनेगा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, फ्लैंज का क्या दिखाई देगा आपको, फ्रंट व्यू में फ्लैंज जो था, आई सेक्शन का फ्लैंज आपको पूरा दिखाई देगा, ये आई सेक्शन का फ्लैंज आपको दिखाई दिया, आई सेक्शन का फ्लैंज दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, और इसके ऊपर आपने क्या लगाया, इसके ऊपर आपने एक टी थिकनेस का ब्रेकेट लगाया, टी थिकनेस का ब्रेकेट लगाया, ये ब्रेकेट लगाया है जिसका थिकनेस आपके पास क्या, कोई टी थिकनेस है, ये ब्रेकेट, और इसको आपने क्या किया, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, ये वेल्डिंग कर दिया, दिस इज आपके पास क्या, ये वेल्डिंग कर दी, ये आप बोल सकते हो दिस इज आपके पास क्या, फ्रंट व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू। कुछ समझ पा रहे हो, राहुल पटेल, स्लोट वेल्ड में 2T नहीं भी 3T आएगा, 2T नहीं आएगा राहुल पटेल, 3T आएगा स्लोट वेल्ड, 3T और 25 mm होता है। कौन सी बुक में दिया बताइए मुझे, कौन सी बुक में दिया। देखिए ये केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गेट एग्जाम में, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि पूरे आपके पास क्या, स्टील स्ट्रक्चर, इंटायर स्टील का यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो यही टॉपिक है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ गेट एग्जाम में, ठीक है।
अभी देखिए, अभी देखिए मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रहा, अभी आ रहा होगा। देखिए, जैसे देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है भाई, इतना तो आप समझ रहे होगे, ये आई सेक्शन का फ्लैंज है। दिस इज आपके पास क्या है, ये आई सेक्शन का फ्लैंज है जिसका आप सिर्फ थिकनेस देख सकते हो। और इसके यहाँ पे आपने क्या लगाया है, ये एक प्लेट लगाया है जिसका टी थिकनेस है, यहाँ पे ऐसे लगाया, ये लगा दिया, यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद यदि आप देखोगे तो वेल्डिंग आपने कहाँ किया है, यहाँ पे जो वेल्डिंग किया है, यहाँ पे जो वेल्डिंग किया है वो वेल्डिंग आप देख सकते हो। मतलब ये जो वेल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ का वेल्डिंग दिखाई दे रहा है। ये लोड कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। उससे अलग आप देखिए, इसके अपोजिट साइड ये फेस का वेल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस फेस का वेल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। इसके अपोजिट साइड यहाँ पे भी वेल्डिंग किया गया, ये वेल्डिंग आप नहीं देख पा रहे हो। ये आपके पास क्या था, इसको मैंने साइड व्यू बोला, तो साइड व्यू से आप सिर्फ क्या देख पाए, साइड व्यू से आप सिर्फ यहाँ का वेल्डिंग देख पाए। टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब आपके पास क्या, टॉप व्यू आपका ऐसे दिखाई देगा भी, मतलब ये आपका यदि फ्रंट व्यू था, ये यदि आपका फ्रंट व्यू बनता था, दिस इज फ्रंट व्यू, मैं इस तरह से होल्ड करता हूँ इसको, ये यदि आपका फ्रंट व्यू था तो टॉप व्यू आपका ऐसा बनेगा भाई। इस टॉप व्यू में यदि आप देखोगे तो हमने क्या, आपको यहाँ वेल्डिंग दिखाई देगा इसके नीचे और ऊपर दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा और ऊपर दिखाई देगा। तो ये आपके पास क्या साइड व्यू था, ये टॉप व्यू था। और यदि फ्रंट से देखना चाहोगे तो फ्रंट से आपको ऐसे दिखाई देगा, फ्रंट से ऐसे का मतलब आपके पास क्या दिखाई देगा, आपको ये फ्लैंज पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा फ्लैंज दिखाई दे रहा है, पूरा फ्लैंज दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आपके पास प्लेट का सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्लेट का आपको थिकनेस दिखाई देगा और लेंथ दिखाई देगा। प्लेट का थिकनेस दिखाई दे रहा है और लेंथ दिखाई दे रहा जो आपने जोड़ा। और वेल्डिंग आपने कहाँ किया था, एक तो यहाँ वेल्डिंग किया था, यहाँ वेल्डिंग किया था, दूसरा आपके पास क्या यहाँ वेल्डिंग किया था। तो आप दोनों वेल्डिंग देख पा रहे हो, ये वेल्डिंग भी आपको दिखाई दे रहा, ये रहा, और ये वाला इस साइड वाला वेल्डिंग आपके पास क्या ये रहा, दोनों वेल्डिंग आपको दिखाई दे रहा। तीनों व्यू आपका क्लियर होगा। व्यू क्लियर है भाई, तीनों व्यू आपका क्लियर होगा, ठीक है। व्यू समझ में आ रहा है। तो देखिए अभी ये आपके पास क्या है, जो असेंट्रिक लोड है, इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके पास जो है असेंट्रिक लोड का इफेक्ट जो जाएगा, वो इफेक्ट आपके पास क्या जाएगा, एक तो डायरेक्ट लोड जाएगा पी, और दूसरा आपके पास क्या जाएगा, एक मोमेंट जाएगा, दिस मोमेंट आपके पास क्या P इंटू ई जाएगा। अब ये बताइए, ये जो डायरेक्ट लोड है ना, ये डायरेक्ट लोड क्या कर रहा है, इस प्लेट को नीचे की तरफ आपके पास मूव करवाने की कोशिश करेगा। ये जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ तभी जा सकता है, ये ब्रेकट जब वेल्ड क्या हो जाए, फेल हो जाए। जब आपके पास क्या है, ये तो किसके ऊपर टिका हुआ, ये तो ग्राउंड पे टिका हुआ, ये तो नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोड लग रहा है। नीचे जाएगा तो वेल्ड में क्या आएगा, वेल्ड में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा, वेल्ड में क्या आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा वेल्ड में। उसके बाद आपके पास क्या, दूसरा केस देखिए, ये तो आपके पास क्या डायरेक्ट लोड का इफेक्ट आपने देखा, डायरेक्ट लोड के कारण आपके पास क्या आ रहा, वेल्ड में क्या आ रहा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ रहा। सेकंड आप देखिए, जो आपके पास क्या मोमेंट है, मोमेंट के कारण आपके पास क्या हुआ, देखिए ये मोमेंट इस तरह से लग रहा है, ऐसे यदि मोमेंट लग रहा है तो ये जो प्लेट है ऊपर से आपके पास क्या बाहर जाने की कोशिश करेगी और नीचे से आपके पास क्या अंदर आने की कोशिश करेगी। तो ऊपर आपके पास क्या मतलब टेंशन और नीचे आपके पास क्या ये प्लेट कंप्रेस होगी।
अब ये बताइए, ऊपर से आपके पास क्या है, वेल्ड, आप ये प्लेट आपके पास बाहर जा रही है और नीचे से आपके पास क्या अंदर आ रही है, तो एक न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा, एक आपके पास क्या न्यूट्रल एक्सिस बनेगा, और अब की बार न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे बनेगा, सेंट्रोइड पे बनेगा। इस तरह से आपका न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा और ऐसे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि ये जो आपके पास क्या P इंटू ई है, ये मोमेंट आपके पास क्या बेंडिंग मोमेंट है, किसके लिए, वेल्ड के लिए। वेल्ड के लिए आपके पास क्या बेंडिंग मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। ऊपर आपके पास टेंशन है, ये आपके पास नीचे क्या है कंप्रेशन है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वेल्ड में टेंशन है, टेंशन का मतलब आपके पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ये जो आपके पास क्या प्लेट है, ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इस तरह से ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है, ये दिस वन आपके पास, और यहाँ से आपके पास यहाँ पे आपके जीरो हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, प्लेट क्या कर रही है, वेल्ड को कंप्रेस कर रही है। नीचे प्लेट आपके पास वेल्ड को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, ये कंप्रेस कर रही है। इस तरह से आपके पास क्या स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वेल्ड टेंशन में जा रहा है, नीचे आपके पास क्या वेल्ड में कंप्रेशन आ रहा है। मतलब आपके पास क्या ये जो टेंशन है वेल्ड में, किस टाइप की टेंशन है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है, और ये आपके पास क्या दिस इज बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कि वेल्ड में आप देखोगे इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या जीरो है, टॉप पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, बॉटम पे आपके पास क्या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये आपके पास क्या चीज हुआ, क्या कुछ समझ में आ रहा है? लेक्चर 4 नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं। लेक्चर 4 और 5 एक साथ करवाए थे, लेक्चर 4 और 5 एक साथ करवाए थे। कुछ समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा कुछ? राहुल देखिए आपने क्या बोला कि हाँ यहाँ पे हम बट वेल्ड भी लगा सकते हैं, फिलेट वेल्ड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। देखिए ज़्यादा यदि आपको समझना है तो ज़्यादा समझना है तो मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दे दूंगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए अभी इसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ये वेल्ड है, यदि इस वेल्ड को आप देखोगे तो वेल्ड का आपके पास क्या होगा, कोई थ्रोट थिकनेस होगा। इस साइज भी आपने वेल्ड प्रोवाइड किया है, इस साइड भी आपने क्या है वेल्ड प्रोवाइड किया है। तो यदि मैं अगले व्यू में आपको ये दिखाना चाहूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखिए ये वेल्ड हुआ, ये वेल्ड हुआ, बीच में क्या आया, बीच में प्लेट आया, उसके बाद आपके पास ये क्या हुआ, फिर से वेल्ड हुआ, ये फिर से वेल्ड हुआ, ये वेल्ड हुआ। तो इस वेल्ड का थ्रोट थिकनेस कितना है, इस साइड के वेल्ड का ये टीटी है, इसका भी थ्रोट थिकनेस क्या है टीटी, तो ये टीटी हुआ, ये भी क्या है टीटी हुआ। दोनों को मिला भी सकते हो, दोनों को मिला भी सकते हो, मिला के मतलब आपके पास क्या ये कर सकते हो, दिस इज आपके पास, मतलब टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेल्ड किया था, इस वेल्ड का आपके पास क्या 2 टीटी थ्रोट थिकनेस है। इसका जो डेप्थ है वो मैं क्या मान लेता हूँ, वेल्ड का डी मान लिया अभी मैंने, डी आपके पास, डी डेप्थ में हमने क्या किया है, वेल्ड किया है, तो ये 2T हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये आपका क्या न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से यदि मैं चीज़ें आपको दिखाऊं तो आपके पास क्या है, ड्यू टू यहाँ से आपके पास एफ ए, ये आपके पास क्या है क्यू, क्यू आपके पास क्या है डायरेक्ट, ये आपके पास क्या है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड पी, ड्यू टू डायरेक्ट लोड पी के कारण। तो शियर स्ट्रेस आपके पास क्या आएगी, लोड डिवाइड बाय आपके पास क्या एरिया, एरिया ऑफ वेल्ड। तो वेल्ड का यहाँ कितना एरिया है, वेल्ड का एरिया देख लीजिए कितना वेल्ड का एरिया होगा, ये आपके पास क्या डी है, डी इंटू टी डब्ल्यू इस साइड है और डी इंटू टी डब्ल्यू इस साइड है। तो P बाय आप क्या कर सकते हो, डी इंटू टी डब्ल्यू प्लस डी इंटू टी डब्ल्यू, तो लोड डिवाइड बाय आपके पास 2D इंटू टी डब्ल्यू। तो ये वेल्ड में क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा। दूसरा आपके पास क्या है,
एफ ए बोला मैंने, एफ ए आपके पास क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन आपके पास क्या, वेल्ड, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू मोमेंट P इंटू ई के कारण। तो इस बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, m अपॉन आई इंटू आपके पास क्या हो जाएगा y। तो बेंडिंग स्ट्रेस ये f मैंने क्या लिख दिया सिग्मा को, m आपके पास मोमेंट अपॉन आई इंटू आपके पास y। ये बताइए मोमेंट कितना है, p इंटू ई का है, आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वेल्ड का, वेल्ड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ये d/2 है, ये भी आपके पास क्या d/2 आपके पास, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे देख लीजिए, m तो p इंटू ई था अपॉन आई आपके पास क्या आ जाएगा 2t bd क्यूब, 2tt इंटू डी की पावर क्यूब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12 इंटू y मतलब न्यूट्रल एक्सिस से वो पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे है, टॉप और बॉटम पे सबसे ज़्यादा है, मतलब d/2। तो ये f ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 3pe अपन आपके पास क्या tt इंटू डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस केस में यदि दिखाना चाहूँ, यहाँ पे यदि मैं दिखाना चाहूँ, ये बताइए इस डायरेक्ट लोड के कारण स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट लोड के कारण स्ट्रेस जो आएगा उसकी डायरेक्शन में ही आ जाएगा, मतलब इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उसी की डायरेक्शन में, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी आपको, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, डायरेक्ट लोड की ही डायरेक्शन में एफ ऑफ ए। और बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास ये डायरेक्शन हुआ, ये आपके पास क्या, सॉरी ये तो शियर स्ट्रेस था क्यू, और ये आपके पास क्या बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। सेम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस था क्यू, और ये बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो इसका यदि आपको इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालना है, इनका यदि हमें इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालना है, इसको मैं हटा रहा हूँ भी सभी को, इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो आएगा मेरे पास एफ ऑफ ई, इक्विवेलेंट स्ट्रेस हम निकालते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो आएगा एफ ऑफ ई, उसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन एफ ऑफ यू बाय रूट 3 गामा एम डब्ल्यू, ये आपके पास है, ये केस हुआ। समझ पा रहे हो भी? देखिए जिन स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा ना कि डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे आया, और मोमेंट के कारण आपके पास क्या है बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आया, उनका बेसिक कमज़ोर है, उनका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कमज़ोर है, उन स्टूडेंट को टाइप ऑफ स्ट्रेसेस का ही सही से नहीं पता है एक्चुअल तो ये, ठीक है। इसलिए दो स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता कि आपके पास डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन ये कैसे आया, बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्शन ये कैसे आया, तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होता है, एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, इनको आपको अच्छे से करना होगा भी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ जाएगी कि इस वेल्ड में आपके पास ये बताइए, यदि इसी वेल्ड में आपसे बताऊं मैं ऊपर से नीचे, ये बताइए शियर स्ट्रेस आपके पास क्या, चाहे यहाँ पे लीजिए चाहे यहाँ पे लीजिए चाहे यहाँ कहीं पे भी शियर स्ट्रेस ले लीजिए, शियर स्ट्रेस का वैल्यू हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा बराबर रहेगा। उससे लेकर यदि आप देखोगे, आप क्या देखोगे
यदि आप निकालना चाहते हो किस टाइप का बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस इस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे और इन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर होता है, मतलब ऐसा होता है, टॉप और बॉटम पे सबसे ज़्यादा होगी। सो दिस इज आपके पास। और यहाँ पे यदि मैं आपको पॉइंट बताऊं तो शियर स्ट्रेस का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, ये डाउनवर्ड क्यू। और बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी आपके पास क्या, ये जो डायरेक्शन यहाँ का और यहाँ का ये डायरेक्शन सेम कहलाएंगे। कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, ज्योमेट्री चाहे ड्रा कर लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रा करूँ सॉरी यहाँ पे, तो ये फ्लैंज के पैरेलल एक्सिस जेड बोला जाता है और ये आपके पास क्या बोला जाता है, फिर वाई बोला जाता है। यदि ये जेड हुआ, ये वाई हुआ, तो ये श्योर है ये लेंथ एक्स होगा और ये आपके पास क्या है, दिस इज, या ये आपके पास क्या है, ये एक्स हुआ तो ये वाई होगा भाई, ये वाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे यदि देखोगे तो ये यदि एक्स होगा तो ये आपके पास क्या जेड हो जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा, ये वाई है, वाई देख लीजिए, ये वाई है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाई है, वाई आपके पास। हाँ प्रकाश नीचे में एफ ए का डायरेक्शन ये होगा भाई, प्रकाश सही बोले भाई आप, प्रकाश आपका सही है भाई बिल्कुल, नीचे में एफ ए का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ए, यस करेक्ट आपके पास, एफ ए का डायरेक्शन नीचे में वो होगा, बिल्कुल सही भी। ऊपर और नीचे देखिए, इस केस में एग्जामिनर आपको ये व्यू जरूर देता है अभी, फ्रंट व्यू हर क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है आपको, एग्जामिनर आपको एटलीस्ट कम से कम 2 व्यू देगा, 2 व्यू से हम पता लगा सकते हैं कहाँ वेल्डिंग है कहाँ नहीं है। देखिए आप इस व्यू से और इस व्यू से भी पता लगा सकते हो, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि मतलब पूरी डेप्थ पे तो आपके पास वेल्डिंग है, ये क्या था डी डेप्थ था, इस डी डेप्थ पे तो वेल्डिंग है, और क्या इसके अपोजिट साइड भी है, हाँ अपोजिट साइड भी है, दोनों साइड है। तो 2 व्यू से मैं बता सकता हूं, मुझे आपके पास क्या है कि मीन कंप्लीट आपके पास ये पता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यदि आपको पता लगाना है कि वेल्डिंग कहाँ कहाँ किया, तो उसके लिए एटलीस्ट कम से कम 2 व्यू आपको पता होना चाहिए। एक व्यू से हम तीनों फेस नहीं देख सकते, एक व्यू से हम 2 फेस दे सकते, हाँ 2 व्यू से हम तीनों फेस देख सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 2 व्यू आपको देगा वो, एटलीस्ट आपको 2 व्यू मिलेगा भी। अभी इसके बेसिस पे आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ गेट एग्जाम में, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं भी, क्लियर होंगे सभी के डाउट। ठीक है भाई, अभी देखिए जो पहला टाइप 1 का जो कनेक्शन है, वेल्डेड कनेक्शन टाइप 1 था, जिसमें वेल्ड में क्या आएगा, डायरेक्ट शियर और ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, वो केस में यहाँ पे आपको नहीं करवा रहा हूँ, उसका हमें कोई नीड नहीं है, गेट एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता, वो ईएस के कन्वेंशनल में क्वेश्चन आता है अभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, वेल्डेड कनेक्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वेल्डेड कनेक्शन के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए आप, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ भी, क्वेश्चन करवाऊँ तो प्रीवियस ईयर का गेट का देख लीजिए, गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए आप,
हाँ वेल्डिंग में इतना कर लीजिए, अभी जितना करवाया उतना कर लीजिए, गेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाएगा इतना यदि आप कर लोगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप, स्टील का आपको कोई पीडीएफ मिला है? स्टील का कोई पीडीएफ मिला आपको? बताइए, कोई पीडीएफ मिला स्टील का? गेट 2019, गेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं करवा रहा हूँ। गेट 2019 का क्वेश्चन आप देखिए, वेल्ड का आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। गेट 2019 में क्वेश्चन दिया गया, ए 16 mm थिक गजट प्लेट इज कनेक्टेड टू ए 12 mm थिक फ्लैंज प्लेट ऑफ आई सेक्शन। ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आपके पास क्या है, आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, उस आई सेक्शन का जो फ्लैंज है, उस आई सेक्शन का फ्लैंज आपके पास कौन सा है, ये फ्लैंज ही तो है। ये फ्लैंज आपके पास क्या कह रहा, आई सेक्शन का 12 mm का है, और उसके साथ एक गजट प्लेट जोड़ा गया है, जो गजट प्लेट आपके पास कितने थिकनेस का है, 16 mm का है। मतलब ये आपका गजट प्लेट जोड़ा गया, दिस इज गजट प्लेट, 16 mm का गजट प्लेट जोड़ा गया, किससे, वेल्डिंग से। ये वेल्डिंग किया, यहाँ पे ये वेल्डिंग किया, ये आपका गजट प्लेट है अभी कितने का, दिस इज 16 mm का। दोनों साइड वेल्डिंग किया गया, बोथ साइड वेल्डिंग किया, और उसने दोनों व्यू दिखाया गया है, ये व्यू भी दिखाया गया है और एक आपके पास ये व्यू भी दिखाया गया। इस व्यू में उसने क्या दिखाया, इस व्यू में उसने ये दिखाया कि ये तो प्लेट जोड़ा गया है, ये प्लेट आपका, दिस इज ये प्लेट आपका, इसके आपके पास दोनों साइड वेल्ड किया गया। उसने वेल्ड भी दिखाया है, एक साइड ये वेल्ड दिखाया उसने, दूसरी साइड उसने ये वेल्ड दिखाया। चलो ठीक है, वो ये कह रहा कि ये लोड कितने का लग रहा है, 350 का लग रहा है, उससे अलग एसेंट्रिसिटी कितना दे रहा है, एसेंट्रिसिटी वो आपके पास क्या है, 100 mm दे रहा है, 100 mm दे रहा है। उससे अलग आपको क्या दिया गया, ये जो आपके पास क्या है, प्लेट है, इसकी डेप्थ आपके पास कितना दिया गया, 500 mm दिया गया है। मतलब ये 500 mm की डेप्थ में आपने वेल्डिंग किया है। उससे अलग ये क्या कह रहा है, फिलेट वेल्ड इज, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड आपके पास, ये जो वेल्ड है, इस वेल्ड का साइज आपके पास कितना दिया गया, 10 mm है, तो इस वेल्ड का थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा, 0.7 टाइम इंटू 10, 7 mm आपके पास ये हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइए, रिजल्टेंट स्ट्रेस वही आपके पास, मतलब आपके पास ये वेल्ड है, दिस इज आपके पास एक व्यू और बनाओगे तो इस साइड थ्रोट थिकनेस क्या है, इस साइड थ्रोट थिकनेस टीटी है, इस साइड भी आपके पास टीटी है। यहाँ पे यदि फाइनल निकालोगे तो आप देखिए ऐसे होगा, एक साइड ये वेल्ड था, दूसरी साइड ये वेल्ड है, और बीच में गैप कितना है, ठीक है, बीच में दोनों वेल्ड के बीच में गैप कितना है, जितने mm की ये प्लेट है, कितने mm की प्लेट है, 16 mm की प्लेट ये है। ठीक है, इसको आप एक साथ क्लब भी मान सकते हो। ये आपके पास 7 mm इसका थ्रोट थिकनेस है, 7 mm इसका है। ठीक है, ये क्या बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस बनेगा आपका, न्यूट्रल एक्सिस 250, और ये भी आपके पास क्या 250। तो यहाँ से ये बताइए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड कितना है 2 tt इंटू डेप्थ है, लोड कितना है 350, न्यूटन में बना लीजिए 2, थ्रोट थिकनेस कितना 7 का, डेप्थ कितना 500, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, m/i इंटू आपके पास क्या y, m मोमेंट कितना होगा p, फोर्स मोमेंट तो कितना होगा ये p इंटू e, p कितना 350 किलो न्यूटन में है, न्यूटन में बना दीजिए, इंटू एसेंट्रिसिटी कितने का 100 का है, डिवाइड बाय i, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 7 इंटू 7, ये आपके पास bd³/12, ये 500 है, तो 7 गुना आपके पास इसका क्या आएगा 7 इंटू 500⁻³/12, और इसका भी कितना आएगा इतना ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू दोनों का मिलके 2 इंटू 7 इंटू d की पावर 500 की पावर क्यूब बटे 12,
मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई मतलब 250 मल्टीप्लाइड बाय 250, यह आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट स्ट्रेस पूछा गया, चाहे आपसे इक्विवेलेंट पूछे चाहे रिजल्टेंट कुछ भी पूछे, आपको यही बताना है। 3q स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है एफ ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए भी। आ रहा पॉइंट समझ में आया, सेम है चीजें सेम अभी। देखिए भाई, वेल्डेड कनेक्शन किस टाइप की लोडिंग में वीक होता है, सीयर लोडिंग में वीक होगा भाई। वेल्डेड कनेक्शन आपके पास ये है कि चाहे आपके पास किसी भी टाइप का लोड लगाइए, फेलियर हम किसे मानते हैं, सीयर में आपके पास क्या फेलियर कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है वेल्ड, आपके पास फिलेट वेल्ड क्या होते हैं टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉरी आपके पास सीयर में क्या होते हैं वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। वेल्डेड कनेक्शन की किस टाइप की लोडिंग में वीक होता है, मतलब वेल्ड यदि सीयर में वीक है तो सीयर लोडिंग के लिए ही वीक होगा भी, ये आंसर कर सकते हो। क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा। देखिए भाई, देखिए उससे अलग मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं भाई, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या जोड़े, वो आई सेक्शन ही जोड़े, जरूरी नहीं है आई सेक्शन ही जोड़े, सॉरी प्लेट ही जोड़े, कुछ और भी जोड़ सकता है। जैसे आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे जोड़ के दिखाऊं, मैंने क्या जोड़ दिया, अब की बार मैंने जोड़ा, ये जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया, ये क्या हो सकता है, ये एक बीम है भाई, ये मैंने क्या जोड़ दिया, ये आई सेक्शन ही जोड़ दिया। आई सेक्शन जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब की बार आपने इस आपके पास क्या आई सेक्शन की फ्लैंज के साथ आई सेक्शन जोड़ा, आई सेक्शन मतलब इस शेप का सेक्शन आपने जोड़ा है भाई, ये जोड़ा है, ऐसा जोड़ सकते हो भाई, हाँ ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ के वेल्ड कहाँ किया, वेल्ड बताइए फिर मुझे कहाँ किया। अब इस केस में एग्जामिनर आपको वेल्ड करके देगा भाई, कि उसने बोल दिया कि ऊपर वेल्ड कर दिया, यहां वेल्ड कर दिया और इसमें ये वेल्ड कर दिया, ऐसा दे सकता है आपको। अरे पर्सन, या चारों तरफ भी वेल्ड करके दे सकता है, उसकी चॉइस है भाई। तो जैसा वेल्ड वैसी चीजें निकाल दीजिए। जैसा मैंने माना कि उसने सिर्फ इतना ही वेल्ड करके दिया कि फ्लैंज के सिर्फ ऊपर वेल्ड किया, फ्लैंज के सिर्फ ऊपर वेल्ड किया, जैसे आपके पास क्या यहां पे वेल्डिंग नहीं किया है, ये वेल्डिंग नहीं है इस रीजन में, ये आपके पास ये वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको आप इक्विवेलेंट वेल्डिंग कैसे मानोगे, इसको इक्विवेलेंट वेल्डिंग कैसे मानोगे, इसको ऐसे मानोगे, ऊपर वेल्ड किया, ऊपर थ्रोट थिकनेस क्या टीटी, साइड में कितना टीटी, इस साइड कितना टीटी, फिर से यहां कितना टीटी। तो ये ऊपर आपके पास वेल्डिंग, ऊपर वेल्डिंग है, हाँ ये वेल्डिंग है भाई, टीटी की वेल्डिंग है। टीटी मैंने मान लिया सभी का बराबर है 10 mm मान लिया भाई, तो ये वेल्डिंग ये 10 mm हो गया। उसके बाद 10 mm इस साइड, 10 mm इस साइड, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। दिस इज आपके पास क्या, ये टोटल मिला के 20 mm है ये। और फिर से नीचे आपके पास वेल्डिंग किया गया। और देखिए ये जो मैं गैप छोड़ रहा हूं, इस गैप छोड़ने का मतलब आपके पास क्या है, गैप छोड़ने का मतलब ये है कि ये बताइए यहां तक आपके पास वेल्ड किया है, उसके बाद आपके पास वेल्ड कहां किया, ऊपर किया है, तो कितने आपके पास क्या है, ये जो गैप है इसमें तो वेल्ड नहीं है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्लैंज की थिकनेस के बराबर। तो ये जो स्पेस आया ना, ये स्पेस किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर मैंने स्पेस छोड़ दिया। सेम यहाँ थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर स्पेस छोड़ दिया। तो अब इस केस में आपको क्या है, एरिया तो आप निकाल सकते हो, ये विड्थ दिया होगा, ये डेप्थ दिया होगा, उससे अलग आप आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो। इसका अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, इसका निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने किया होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने किया ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसके अबाउट कैसे आएगा, इसकी सीजी के अबाउट प्लस एरिया इनटू इसकी सीजी से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर,
वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ आ जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका तो इसी के अबाउट BD क्यूब बाय 12, इसका कैसे आएगा, जैसा इसका आता उसके वैसे आएगा, तो ये I आ जाएगा। और Y क्या होगा, Y मतलब इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से NA से लेके आउटर मोस्ट का डिस्टेंस होगा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस है वो आप देख लीजिए, अभी वो चीज़ें आपको गिवन होगा डाटा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको एक आपके पास क्या आई सेक्शन की फ्लैंज के साथ प्लेट ही जोड़ के देगा, कुछ भी जोड़ के दे सकता है आपको, आई सेक्शन भी जोड़ सकता है, प्लेट भी जोड़ सकता है, उससे अलग कोई और सेक्शन भी जोड़ सकता है अभी वो, ठीक है, एंगल चैनल कुछ भी जोड़ के दिए, कुछ भी आज ये जोड़ेगा तो उसका ये व्यू आपको जरूर दिखाएगा। जैसे ही ये व्यू आपको दिखाएगा तो इस व्यू से आपको एरिया ऑफ वेल्ड निकालना है, एरिया ऑफ वेल्ड आपको अलग से निकाल देना है और उस एरिया ऑफ वेल्ड पे आपको काम करना है, उसका एरिया निकालिए और आपके पास क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो वहां से हम क्या डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। इज इट क्लियर, क्या कुछ समझ पा रहे हो आप? ऐसा नहीं कि एग्जाम में हमेशा प्लेट का ही केस आएगा, और केस भी आ सकता है, हाँ कोई भी केस दे दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं, जो भी केस देगा उसके लिए हम सोल्व कर देंगे। क्लियर है अभी? इज इट क्लियर? हाँ अविनाश एक्चुअल यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप अविनाश, जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो वो नहीं लग सकता। जो डायरेक्ट लोड है ना, डायरेक्ट लोड के कारण यूनिफॉर्म ही स्ट्रेस आएगा। वो जो आपके पास पैराबोलिक स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता था वो किसके कारण आता था? पैराबोलिक आपके पास शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण आता था? बेंडिंग मोमेंट के केस में आता था, बीम के केस में। यहां पे आपके पास वैसा इफेक्ट नहीं आ रहा। चलो भाई यहीं पे एंड करते हैं। आपको पता होगा सभी स्टूडेंट को, ये बताइए, आपको सभी को पता है ना 145 पे स्ट्रक्चर का क्लास है, 145 एक 45 पे स्ट्रक्चर का क्लास है, ठीक है। तो अभी मैं स्टील का क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं, इसके बाद हम स्ट्रक्चर का क्लास शुरू करेंगे और मैं जस्ट अभी शुरू कर रहा हूं। विद इन 10 मिनट हमारा स्ट्रक्चर का क्लास शुरू हो रहा है और स्ट्रक्चर में मैं ट्रस का टॉपिक डील करूंगा। आज हम ट्रस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ट्रस का आपके पास क्या है, मोस्टली आज हम उसको कंप्लीट ही कर देंगे फ्रेश कोर्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रस का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहां से आपके पास क्या क्वेश्चन आता ही आता जरूर आपके पास, तो हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट आपके पास क्या है, अब से 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए आप, स्ट्रक्चर का क्लास होगा, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं भी। अविनाश क्या कह रहे हो आप? 3 से नहीं है, 3 से स्ट्रक्चर का क्लास नहीं है अभी। स्ट्रक्चर का क्लास 1:45 से है, 1:45 से है, मतलब अभी से 10 मिनट बाद स्ट्रक्चर का क्लास शुरू हो जाएगा। विद इन 10 मिनट आपका स्ट्रक्चर का क्लास शुरू हो रहा है। वो 3 बजे पहले मैंने रखा था, अब मैंने उसको प्रीपोन कर दिया है, 3 से 1:45 पे रखा है उसको। तो 10 मिनट बाद आ जाइए आप, ठीक है। 10 मिनट का आपके पास ब्रेक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। विद इन 10 मिनट फिर से मिलते हैं।